किसी भगत सिंह को फांसी पर नहीं चढ़ना पड़ेगा। बस संगठित होना पड़ेगा, इकट्ठा होना पड़ेगा, मजबूत बनना पड़ेगा, सही को सही और गलत को गलत कहना पड़ेगा। क्योंकि व्यक्ति मेरे धर्म का है, मेरी जाति का है, मैं उसका विरोध इसलिए ना करूं क्योंकि वो मेरे धर्म जाति का है और वो गलत करता रहे, इसको स्वीकार नहीं करेगा। अगर गलत करेगा तो चाहे मेरा सगा भाई क्यों ना हो, मैं खुलकर उसका विरोध करूंगा, और सही करेगा तो चाहे मेरे धर्म का है कि नहीं मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं उसका साथ दूंगा। जब ये विचार आएगा तो देश के हर नागरिक में ये भारतीयता का विचार आएगा। मेरा नाम बताया ना, शाहनवाज चौधरी भारतीय। मैंने भारतीयता की मुहिम शुरू करी कि भाई जाति तो सभी लगाते हैं, जाति से बड़ी चीज भारतीयता, सब जोड़ लो। शुरू करा, देखा देखिए आज 10 लाख से ज्यादा लोगों ने अपने नाम के साथ भारतीय लगा दिया। राजीव सिंह कुशवाहा भारतीय, विशाल बदानी भारतीय, और कई लोगों ने तो अपने बच्चों के नाम में, फखरुद्दीन अली अहमद भारतीय, और बताते हैं हम यही। क्यों भाई, भारतीय तो है। और कई लोग कहेंगे भारतीय तो हम जन्म से ही है, मतलब जो ये नाम के पीछे लगाते हो शर्मा जी, गुप्ता जी, ये जन्म से नहीं होगा, ये बाद में हुआ। कहेंगे ये भी जन्म से, वो भी हटा दो फिर, क्योंकि कीड़ा अंदर बहुत गहरे से गया हुआ है ना, तो डबल डोज वैक्सीन लगानी पड़ेगी, सिंगल डोज से काम नहीं चलेगा। लेकिन शुरुआत किससे होगी? मैं दूसरों को कहता रहूं आप करिए, मैं ना करूं? नहीं, मैं शुरुआत अपने आप से करूंगा। मैंने शुरू किया और भारतीयता की शपथ दिलाई। शपथ क्या है? मैं किसी भी भारतीय के साथ जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, लिंग या किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं करूंगा। मैं भारत के संविधान का सम्मान करूंगा और मैं अपनी इच्छा से अपने नाम के साथ भारतीय शब्द लगाऊंगा। कई लोगों को इससे भी प्रॉब्लम है। नहीं सर, मैं तो जोड़ने की बात कर सकता हूं, मैं तोड़ने की बात नहीं कर सकता। मैं तो तुम्हें सच्चाई बता सकता हूं कि राजनेता आएंगे तुम्हारे बीच में और ये जाति धर्म करते रहेंगे। तुमने जैसे ही पलटकर पूछ लिया, जब भी कोई राजनेता धर्म की बात करे, तुम बोलो धंधे की बात कर, भाग जाएगा। अब ये तो विरोधी है हमारा। जैसे वो जाति की बात करने लगे, उसको बोले जातिवादी की बात मत कर, हम देख लेंगे, हमने अपने समाज के लिए क्या करना है, तू बता तू क्या करेगा हमारे क्षेत्र के लिए। और जब इस स्तर पर बात करेंगे तो बड़ा बदलाव आएगा, बड़ा परिवर्तन आएगा। और मैं क्यों कहता हूं कि समाज में से अच्छे लोग आने चाहिए? क्योंकि मैं नहीं कहता, आचार्य चाणक्य ने कहा। आचार्य चाणक्य कहते हैं किसी भी समाज को बर्बाद करने में सबसे बड़ा योगदान उस समाज के पढ़े लिखे युवा बुद्धिजीवी वर्ग का होता है। देखो यहाँ पढ़े लिखे भी बैठे, युवा भी बैठे, बुद्धिजीवी बैठे हैं, तो संस्था ही बुद्धिजीवियों की संस्था है भाई। बताया गया उनके बारे में कि बुद्धिजीवी लोग हैं यहाँ पर। किसी भी समाज को बर्बाद करने में सबसे बड़ा योगदान उस समाज के पढ़े लिखे युवा बुद्धिजीवी उस वर्ग का होता है जो ये कहता है मुझे राजनीति से नफरत है, और ऐसा कहकर वो अपने से कम काबिल लोगों को अपने ऊपर राज करने का एक अवसर दे देता है। कितनी मूर्खता है ना। यहां बैठे होंगे ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, वो जाकर के वोट देंगे 12th पास को, ये सोचकर ये मेरे बच्चों का भविष्य सही कर देगा। नहीं कर पाएगा, आगे आना पड़ेगा। अब कई लोग कहेंगे साहब मेरा घर कौन चलाएगा, मेरी जिम्मेदारी कौन देखेगा? हाँ, ये देश भी तो हमारा घर है, कुछ लोगों को तो निकलना पड़ेगा। भगत सिंह भी तो सोच सकते थे ना कि मेरी शादी होने वाली है, मेरे माँ बाप है, कौन संभालेगा? उसने कहा नहीं, मैं जाऊंगा देश के लिए। और जब भगत सिंह फांसी पर चढ़ रहे थे ना, सबने मना किया, भगत सिंह फांसी पर मत चढ़ो, माफी मांग लो। अंग्रेज कहते थे भगत सिंह सिर्फ एक बार ये लिख दे मुझसे गलती हो गई, हम भगत सिंह की फांसी माफ कर देंगे। गांधी जी ने भी कहा, सबने कहा, उनके परिवार के उनके चाचा ने कहा कि भगत सिंह लिख दो, जीवन बच जाएगा। भी बहुत जीवन पड़ा है और तुम्हारी इस फांसी चढ़ने से देश आजाद होने वाला नहीं है। और सोचना उस 23 साल के क्रांतिकारी के मन में क्या चल रहा है। उसने क्या जवाब दिया? नाराज हो गया अपने चाचा जी से, अपने उन सारे लोगों से नाराज हो गया जिन्होंने माफी के लिए कहा। उसने जवाब दिया, मुझे पता है मेरे फांसी चढ़ने से देश आजाद नहीं होगा, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि मेरे इस फांसी चढ़ने के बाद अंग्रेजों को समझ आ जाएगा कि ये इंडियन अलग मिट्टी के बने हैं, ये झुकने वाले नहीं है, ये रुकने वाले नहीं है, ये जान गंवा देंगे, गुलामी स्वीकार नहीं करेंगे। वो भी इंसान थे। और इतिहास रचने के लिए कोई ज्यादा उम्र होनी जरूरी नहीं है साहब।
मैंने बताया 23 साल का युवा, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई 17 साल की उम्र है, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, 17 साल की उम्र में भिड़ गई साहब। लोग कहते हैं मेरी उम्र कम है, अरे उम्र कम नहीं है, जितनी हमने गुजार दी इससे आधी उम्र में तो लोग इतिहास रच गए यार। और राजनीति में दो ही विकल्प है आपके पास, सिर्फ दो विकल्प, या तो आप राजनीति का हिस्सा हैं या आप राजनीति के शिकार हैं। कड़वी बात बोली है मैंने, दो ही विकल्प है आपके पास, या तो आप राजनीति का हिस्सा हैं या राजनीति के शिकार हैं। आज घर जाके अपने आप से सवाल कर लेना, आप हिस्सा हैं या शिकार हैं? और शिकार बनने से बेहतर है इसका हिस्सा बनो, पार्टिसिपेट करो इसमें। और वो राजनीति जो तुम्हारी कमाई, तुम्हारे खर्चे, तुम्हारी जगहों के नाम, तुम कितना कमाओगे, कितना टैक्स लगेगा, तुम्हें सुविधाएं कैसी मिलेंगी, तुम्हारे बच्चों को कैसी शिक्षा मिलेगी, तुम्हें कैसी सड़कें मिलेंगी, वो राजनीति जो सब कुछ तय करती है, तुम वो राजनीति क्यों नहीं तय करना चाहते भाई? वो राजनीति जो तुम्हारा भविष्य तय कर रही है, तुम उससे बाहर बैठ कर रहना चाहते हो कि मैं बच जाऊंगा, बचोगे नहीं। तो क्या करो, पार्टिसिपेट करना शुरू करो। पार्टिसिपेशन कैसे? क्योंकि मैंने कहा मैं सिर्फ समस्याओं पे बात नहीं करता, मैं पूरे भारत में और भारत के बाहर भी फेमस हूं। समस्याएं बताएगा, समाधान बताएगा, समाधान जरूर बताऊंगा। पार्टिसिपेट कैसे करें? सब चुनाव लड़ने चले? नहीं, सिर्फ चुनाव लड़ने नहीं पार्टिसिपेशन नहीं है। क्या करें? सबसे पहले तो कोशिश करो अपने बीच में से कोई बढ़िया व्यक्ति अगर अच्छा काम कर रहा हो उसका समर्थन करो। अच्छा, पैसे से समर्थन कर सकते हो, वैसे करो, समय दे सकते हो, समय दो, संसाधन दे सकते हो, संसाधन दो। अगर कहीं उसका साथ देने की जरूरत है, साथ दो। अगर साथ ना भी दे पाओ तो कम से कम अच्छा काम करने वालों का विरोध करना बंद करो। यही बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन है। सही को सही और गलत को गलत कहने की आदत डालो, बस यही बहुत बड़ा एहसान हो जाएगा देश के ऊपर। और हम कौन हैं जो देश पर एहसान करते हैं? देश का ही एहसान है यार। हमारी पहचान, हमारा नाम, सब कुछ तो इस देश से ही है। अगर हम देश पे नहीं होते तो क्या, हमारी कोई पहचान नहीं। बाहर जाते हैं तो क्या बोलते हैं? हम इंडियन है, बस, और कोई पहचान नहीं रह जाती। यहां आकर के हम हो जाते हैं हम गुजराती, हम मराठी, हम ये, हम वो। बाहर तो एक ही पहचान है हमारी। तो देश के लिए अगर कुछ करना है तो वोकल हो जाओ, बोलना शुरू करो। और मैं ऐसी दवाई दे रहा हूं अब तुम्हें, नेताओं की नब्ज है ये, नेता इसी पर उछल जाता है। सवाल करने की आदत डाल लो। अब आएंगे चुनाव, आएंगे, हर बार आते हैं, हर 5 साल में। सरकारें बदलती हैं, बदलती रहनी चाहिए, कई बार 10 साल में, 15 साल में बदलती तो है। और जो ये सोचे कि जनता परमानेंट उसकी हो गई, सत्ता उसकी हो गई, तो भारत ने वो भी देखा है कि प्रधानमंत्री भी चुनाव हार जाते हैं। जहां ये कहा जाता था कि इनके नाम का कुत्ता भी खड़ा हो तो चुनाव जीत जाए, वहां खुद ही हार गए। तो जनता को मूर्ख समझना ये सबसे बड़ी मूर्खता है। सवाल करने लोगों, जब भी चुनाव में नेता आए, किसी भी पार्टी का आए, सबसे पहला सवाल, भाई साहब आप वोट लेने आए हैं, बहुत अच्छी बात है, आप हमारे क्षेत्र के लिए क्या करेंगे? अगर वो पहले जीता हुआ है और वो कुछ भी बोलने लगे, उसको रोकना। पिछली बार क्या क्या किया ये तो बता दो। सांसद महोदय, विधायक महोदय, क्या क्या किया बता तो दो। भले वोट दे देना, लेकिन थोड़ा सा चूड़ी टाइट करके रखो नेताओं की। और इनकी चूड़ी टाइट कब होती है? जब सवाल करते। सवाल करो, अपने क्षेत्र की समस्याओं के बारे में पता होना चाहिए। किस काम के लिए किस नेता के पास जाना है, विधायक स्तर का क्या काम है, सांसद स्तर का क्या काम है, कौन से काम के लिए पार्षद के पास जाना है, ये थोड़ा सा पॉलिटिकली अवेयर होना शुरू करो। इतना ही बहुत है, कम से कम शिकार नहीं बनोगे राजनीति का। तुम्हें विधायक आकर बोलेगा ये काम मेरा नहीं है, ये तो सांसद का काम है, तो आप विधायक जी को पकड़ पाओगे, विधायक जी विधायिका में ये काम विधायकों के हैं, आप मूर्ख ना बनाएं। एक बार बोल दिया ना, एक बार बस, दोबारा उस गली से भी नहीं निकलेगा वो विधायक। उसे समझ में आ जाएगा, पढ़े लिखे लोग रहते हैं भाई, यह मूर्ख नहीं बना सकता। खुद भी अवेयर हो जाओ और अपने बच्चों को भी अवेयर करो। राजनीति से भागो मत, इसमें भाग लो। दो होता है ना, भाग लो और भाग लो। तो भागो मत, भाग लो, पार्टिसिपेट करो, किसी भी स्तर पर करो। एक और चीज,
जो मुझे लगता है कि यहाँ, क्योंकि समाज का कार्यक्रम है, बतानी जरूरी है, क्योंकि यह ऐसी बातें बहुत दूर तक जा सकती हैं। देश एक बड़े परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। अभी मैं जब बैठा था, हम लोग कमरे में थे, वहां भी मैंने बताया, और जैसे मेरे इंट्रोडक्शन में बताया, कर्जा मुक्ति अभियान हम लोग चला रहे हैं। देश में एक बहुत बड़ा परिवर्तन, माहौल बन रहा है परिवर्तन का। जनता बहुत ज्यादा परेशान है, और कितनी ज्यादा परेशान है इसका आकलन अगर मैं थोड़ा अंदाजा दूं आपको तो आप हैरान रह जाएंगे। सरकार के ही आंकड़े हैं, पिछले 5 वर्ष में 50,000 से ज्यादा लोगों ने कर्जे के कारण आत्महत्या करी है। पिछले एक साल में 2022 के अंदर अंदर ही लगभग 20,000 लोगों ने कर्जे के कारण आत्महत्या करी है। और कर्जा एक ऐसी समस्या है कि कहा भी ना जाए और सहा भी ना जाए। किसको बताएं? अभी रांची में मेरा कार्यक्रम था सुबह, एक व्यापारी है, 3.5 करोड़ रुपए का कर्जा था, आए नहीं मुझसे मिलने, फोन किया हमारी टीम को, टीम ने बात कराई, मैंने बात की, मैंने कहा क्या समस्या बताई। कहते सर सारी बातें सही है, कर्जा है, बैंक में घर गिरवी है, कभी भी मेरा घर नीलाम हो सकता है, लेकिन मैं पब्लिकली आ नहीं सकता, बता नहीं सकता, क्योंकि मेरी समाज में इज्जत है, अगर लोगों को पता चल गया तो मेरी इज्जत समाप्त हो जाएगी। मैंने कहा जिस दिन बैंक घर नीलाम कर देगा उस दिन भी तो लोगों को पता चल ही जाएगा ना। तो इस समय ये मत सोचो कि तुम अकेले कर्जे में, हर दूसरा व्यक्ति, भाई थोड़ी देर चुप हो जाओ, इसको छोड़ दो, बस 2 मिनट में बात खत्म कर रहा हूं मैं। हर दूसरा व्यक्ति कर्जे की दलदल में फंसा हुआ है, हर दूसरा व्यक्ति। समस्या क्या है? हर एक को लग रहा है मैं परेशान हूं, दूसरे वाला खुश है, क्योंकि हर कोई दिखा रहा है मैं खुश हूं। खुश नहीं है साहब, बहुत दुखी है। तो पहली बात तो ये समझो कि कर्जा लेना कोई गुनाह नहीं है, और अगर आप कर्जा नहीं चुका पा रहे तो ये भी कोई अपराध नहीं। और आपके झुमरी तलैया के लोगों की कर्जा माफी के बारे में अवेयरनेस के लिए, उनको कोई नोटिस आया बैंक का, कोई लोन चल रहा है, किस्त नहीं भर पा रहे हैं, कैसे बैंक से बेनिफिट ले सकते हैं, आरबीआई की गाइडलाइंस क्या है, कैसे आप कर्जे की दलदल से बाहर निकल सकते हैं, कैसे लोगों को बचाया जा सकता है, उसके संदर्भ में कल 10 बजे झंडा चौक पर एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। वहां पर विस्तार से मैं इस पर बात करूंगा, क्योंकि वहां सभी लोग उसी माइंडसेट के आए थे। अगर आप में से कोई बिल्कुल भी थोड़ा सा भी लग रहा है कर्जे के कारण परेशान है, दिक्कत में है, या आपकी जान पहचान में कोई है, तो कुछ नहीं करना, वहां के कार्यक्रम अटेंड करो पहले, और अपने जो डाउट्स हो कर्जे से रिलेटेड वो पूछो। जैसे अभी मैंने अंदर बताया, वो बताया तो तुम्हारे काम आएगा। अनसिक्योर्ड लोन जो होता है, 2 लोन होते हैं, सिक्योर्ड एक अनसिक्योर्ड। अनसिक्योर्ड में क्रेडिट कार्ड का लोन है, पर्सनल लोन है, मुद्रा लोन है, बिजनेस लोन है जिसमें मॉर्गेज नहीं है, इस तरह के लोन एजुकेशन लोन है, ये अनसिक्योर्ड लोन कहलाते हैं। अनसिक्योर्ड लोन अगर आप नहीं भर पाते हैं तो बैंक खुद ही उसको अनसिक्योर्ड मानता है, यानी बैंक को मालूम है कि इसमें से कुछ पैसा वापस नहीं आएगा। बैंक तुरंत सेटलमेंट करना चाहता है, लेकिन बैंक अपने मुंह से नहीं बोलता, वो चाहता है तुम बोल दो सेटलमेंट करना चाहता हूं। और जैसे ही तुमने बोला सेटलमेंट करना है, बैंक ये मानेगा तुम विलफुल डिफॉल्टर हो, तुम्हारे पास पैसा था लेकिन तुम देना नहीं चाहते थे, अब बैंक सेटलमेंट नहीं करेगा। तो क्या करना है? अनसिक्योर्ड लोन में बैंक का ऑफर आने दो सेटलमेंट का, बैंक 10, 15, 20% पर सेटल करता है। भाई मैं बता रहा था 85, 8.5 लाख का क्रेडिट कार्ड का आउटस्टैंडिंग था, 8.5 लाख का, 85,000 में सेटल हुआ था, मात्र 85,000। क्यों हुआ? क्योंकि उसको तरीके पता थे, अड़ गया था। क्योंकि बैंक टटोलता है तुम्हें, अच्छा भाई साहब सेटलमेंट कर लो ना यार, 20% छोड़ दूंगा, 30% छोड़ दूंगा। बंदे को लगता है ठीक है मैंने 1 लाख यूज किया, 80,000 भरना है, कर लेते हैं सेटलमेंट। जैसे ही आप दिखाते हो सेटलमेंट करने हो तैयार हो, यानी बैंक को लगता है आप बिल्कुल डिफॉल्टर हो, पैसा था देना नहीं चाहते थे। तो सिक्योर लोन में और अनसिक्योर्ड लोन में अंतर है, उसको जानना है। अगर सिक्योर लोन है जिसमें प्रॉपर्टी मोर्गेज है, ऑफिस मोर्गेज है, खेत मोर्गेज है, उसके लिए रूल अलग है। उसको अगर एनपीए हो गया तो 13(2), 13(4) के नोटिस आएंगे और फिर आपकी प्रॉपर्टी को जब्त किया जा सकता है, नीलाम किया जा सकता है। उसको कैसे रोकना वो भी बता दूं।
और व्यापार के लिए लोन लिया है, किसी और तरह का लोन है, एजुकेशन लोन है, हाउसिंग लोन है, गाड़ी का लोन है, किसान क्रेडिट कार्ड का लोन है, पर्सनल लोन है, किसी साहूकार से लिया, किसी प्राइवेट बंदे से ले लिया ब्याज पर पैसा और नहीं चुका पा रहे, वो परेशान कर रहा है। बताऊंगा कैसे समाधान हो सकता है। और मुझे यहाँ का नहीं पता क्या हो रहा है। मध्य प्रदेश में तो ब्याज पर पैसा देते हैं साहूकार, और साहूकार लोग फिर बहुत मिसबिहेव करते हैं, बहुत बदतमीजी करते हैं, जबकि तुम्हें अपने अधिकार नहीं पता। 2% से ऊपर का ब्याज कोई ले नहीं सकता, आरबीआई की गाइडलाइन से। अगर लेता है तो वो गलत माना जाएगा। बिना लैंडिंग लाइसेंस के वो पैसा दे नहीं सकता ब्याज पर, लाइसेंस होना जरूरी है। ज्यादातर प्राइवेट फाइनेंसर के पास लाइसेंस नहीं है, लेकिन क्योंकि पुलिस के साथ साठगांठ रहती है तो काम कर पा रहे हैं। तो कैसे बच सकते हो, ये दलदल में कैसे फंसते हैं, उसके लिए मैंने एक ट्रेनिंग भी डेवलप की हुई है। आप यूट्यूब पर सर्च करना कर्जे से बाहर निकलने के 20 तरीके, मेरी ट्रेनिंग मिल जाएगी। 1.5 घंटे का ट्रेनिंग है, फ्री है पूरा। और ये पूरा कर्जा मुक्ति अभियान भी फ्री है। इसमें फॉर्म भरना है, वो भी निःशुल्क है। जो लोग कर्जे की दलदल में फंसे उनके फॉर्म भरवाए जाते हैं। फॉर्म भरवाकर उनका डाटा वित्त मंत्रालय को, पीएमओ को भेजा जाता है। 4,75,000 लोगों का डाटा इकट्ठा करके सरकार को भेजा जा चुका है। और अभी 8 अगस्त 2023 को दिल्ली के रामला मैदान में 10 लाख लोग इकट्ठा हो रहे हैं, जो ये मानते हैं कि नोटबंदी, जीएसटी और लॉकडाउन के कारण उनका व्यापार बंद हुआ, उनकी नौकरियां छूटी। और ऑब्वियस सी बात है, जिसका व्यापार बंद हो गया, जिसकी नौकरी छूट गई, सरकार की गलत नीतियों के कारण। भाई लॉकडाउन आपने तो नहीं लगाया, नोटबंदी आप और हम नहीं लेकर आए, जीएसटी आपने नहीं लगाया। अगर नोटबंदी, जीएसटी, लॉकडाउन के कारण कोई व्यक्ति कर्जे की दलदल में फंसा तो इसमें उसकी गलती नहीं है और इसकी सजा उसे नहीं मिलनी चाहिए। इसकी सरकार की गलती है, तो सरकार को कंपनसेट करना पड़ेगा। तो अभी कोशिश कर रहे हैं एक बड़ा आंदोलन देश में खड़ा करने की। देश एक बदलाव के मूड में भी है और लोग इन राजनेताओं से, राजनीतिक पार्टियों से उब चुके हैं। साहब लोग पता आते हैं, अपनी बात रखते हैं, चले जाते हैं, समस्या पे कोई बात नहीं करता। इसलिए मैंने तय किया कि या तो सरकार कर्जा माफ करेगी जनता का, जब बड़े बड़े उद्योगपतियों को राहत दी जा सकती है, उनका लाखों करोड़ रुपए का लोन अंडर राइट ऑफ किया जा सकता है, तो आम जनता का क्यों नहीं किया जा सकता और क्यों नहीं होना चाहिए। या तो सरकार जनता का कर्जा माफ करे, वरना हम ऐसी सरकार लेकर के आएंगे जो जनता के हित की सरकार हो। और इसलिए आम जनता में से ऐसे लोग ढूंढेंगे कि जो जनता के प्रतिनिधि बने, जो पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, इंटेलिजेंट हैं, जो देश के लिए, अपने क्षेत्र के लिए कुछ करना चाहते हैं, उन्हें राजनीति में अवसर दिया जाए। ये 2 काम मैं देश में कर रहा हूं, नई लीडरशिप को तैयार करने का काम और सरकार पर दबाव बनाने का काम, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, कि जनता की समस्याओं के समाधान परमानेंट करने पड़ेंगे। ये नहीं चलेगा कि एक सरकार आएगी, 10 साल 15 साल कर लेगी, फिर उसकी कमियों को दिखाकर दूसरी सरकार आ जाएगी और फिर वो 10-15 साल कर लेगी, और होगा ये कि 75 साल में 80% आबादी राशन के लिए भी नेताओं पर निर्भर हो जाएगी। ये अच्छी बात नहीं। और स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, जितनी आप देख पा रहे हैं उससे ज्यादा खराब है। मैं देश के लगभग हर राज्य होकर आया, महाराष्ट्र भी होकर आया, गुजरात होकर के आया, मैं हरियाणा गया, पंजाब गया, उत्तर प्रदेश गया, बिहार गया, आपके झारखंड में आया हूं, मैं वेस्ट बंगाल होकर गया। देश का कोई राज्य नहीं छोड़ा मैंने। जहां जाकर लोगों को अवेयर कर रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं लोगों को जागरूक बनाया जाए, कम से कम शिकार बनने से बचाया जाए। आपके यहाँ विशाल भाई ने ये मौका दिया, अपना पैसा भी खर्च कर रहा है। मुझे बुलाने के लिए 3 लाख रुपया खर्चा होता है, लेकिन उसने कहा सब मैं खर्च करूंगा अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए। उसने किया, तो मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां विशाल के लिए हो जाए कि उसने अपना पैसा, अपना समय लगा करके ये काम कर रहा है। बड़ी बात है, समाज के लिए आजकल कोई नहीं सोचता। और मैंने कहा था यार थक जाएंगे हम लोग, नहीं सर हमारे समाज का कार्यक्रम है, उसमें तो आपको जाना ही जाना है, चाहे 10 मिनट के लिए जाना। तो मैंने उसकी बात भी रखी। और मैं भी इंसान हूं, तो थोड़ा आराम कर लेंगे, कल सुबह फिर कार्यक्रम है, लोगों से मिलना है, पर्सनली भी कई लोगों से बातचीत करनी है। आप में से कोई भी अगर कोई डाउट है, कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहे, वैसे मैं जितना बता सकता था बताया, क्योंकि अभी बहुत सारी बातें हैं जो रह गई हैं, राजनीति से संबंधित, बिजनेस से संबंधित बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिन पर मुझे बात करनी थी, मुझे लगता है बात करनी चाहिए, लेकिन समय की मर्यादा है। और जैसा मैंने कहा कल का कार्यक्रम भी है, वहां आएंगे तो वहां व्यापार के बारे में और बातचीत करेंगे। बाकी यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं शाहनवाज चौधरी भारती के नाम से। और जैसे मैंने बताया मिलियंस में लोग मुझे फॉलो करते हैं। और बस ये आप लोगों का प्यार है, दुआ है, जो मैं ये काम कर पा रहा हूँ। 4 लाइनें जो अपने देश के बारे में बोलता हूँ अक्सर, मुझे बहुत पसंद है, वो बोल के अपनी बात खत्म करूंगा। फिर 2-4 सवाल अगर कोई राजनीति से संबंधित कुछ पूछना चाहे तो मैं कोशिश करूंगा जितना भी अपनी तरफ से बता पाऊँ। और जैसे मैंने कहा मैं राजनीति का विद्यार्थी ही हूँ,
और जीवन भर एक विद्यार्थी ही बना रहना चाहता हूं, क्योंकि राजनीति में महारथी नहीं होते हैं, विद्यार्थी ही होते हैं। और आपसे भी चाहूंगा कि आप एक अच्छे विद्यार्थी बने रहें जीवन में। 4 लाइनें जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। बैसाखियों पर चलकर भी महान क्यों है, बैसाखियों पर चलकर भी महान क्यों है, और जो हमको बांटता है वो हुक्मरान क्यों है। हुक्मरान मतलब नेता, सत्ताधीश, वो लोग जो हमें धर्म जाति के नाम पर बांटते हैं। बैसाखियों पर चलकर भी महान क्यों है, और जो हमको बांटता है वो हुक्मरान क्यों है। अमेरिका, चीन, पाकिस्तान सब इसी सोच में पड़े हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान क्यों है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान क्यों। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।